नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ31 स्टडी हब पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में राजस्थान का जनपद पढ़े थे। हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। मैं समय न जारी करते हुए कंटिन्यू पढ़ता हूँ कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई थी। ये राज्य आपस में संघर्ष करते थे और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए थे। और इन नवीन राजवंशों का महत्व भी इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूतों राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इसे राजपूतों का काल कहा जाता है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखना कि राजपूतों का जो काल है कौन सा है। पूर्व मध्यकालीन इतिहास का जो काल था वह राजपूतों का काल रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने कहा कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा गया। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखना कि राजपूत युग कब से कब तक था, तो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो युग रहा वह राजपूत युग रहा था। हम बात करते हैं कि राजपूत कौन थे। तो राजपूत कौन थे, इन पर प्रश्न ये आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इन विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी ऐसा मत नहीं जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। अब डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, तो आपको ये ध्यान रखना भी राजपूत का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, और कालिदास के 3 नाटक हैं वो आप ध्यान रखना जो महत्वपूर्ण नाटक है। और बाणभट्ट का हर्षचरित्र और कादम्बरी, इस शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब राजपूत शब्द का जो उल्लेख मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, और बाणभट्ट के हर्षचरित्र में, और कादम्बरी के इस राजपूत शब्द का जो प्रयोग मिलता है। चीनी यात्री जो था कौन, हवेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय आया था और राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा था। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ के में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जा सकता था। आगे की पंक्ति में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनमें मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं वैदिक आर्यों की संतान। तो सबसे पहले एक मत आया कि वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा सीवी वैद्य है। राजपूतों को भारतीय आर्यों को क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि एक तो सीवी वैद्य और श्री गौरीचंद्र हीराचंद ओझा जी राजपूतों को क्या मानते हैं, क्षत्रिय वर्ण के मानते हैं। ये महत्वपूर्ण है। और उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अशव व अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ व बलि में भी उनका विश्वास रहता था। उनके सुडूल शरीर गठन और लंबी नाक व लंबे सिर से प्रमाणित होता है कि आर्यों की संतान है। अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रवरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान, और अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों को उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। दोस्तों, आप ये ध्यान रखना जो चंद्रवरदाई जो है वही है जो 1191 व 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है और सेकंड युद्ध में इनकी हार होती है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, जो हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसने लिखा था कि उसमें जो पृथ्वीराज रासो है इसमें लिखा गया कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य, अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के लिए हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य, प्रतिहार कहलाई।
तो ये ध्यान रखना, ये क्रम है इनका जो अपनी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले परमार, उसके बाद चालुक्य और प्रतिहार कहलाई। किंतु जब ये तीनों भी राक्षस तीनों रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था। उनका नाम आया चौहान। तो चंद्रप्रदायी ने के अनुसार इस राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो इनकी उत्पत्ति हुई है, जो चौहान की जो उत्पत्ति हुई है वो भी अग्निकुंड से बनी। तो ये 4 है, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे पढ़ें। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, जैसे शक हो गया, हुण हो गया, उसके बाद युच्ची हो गया, आदि यज्ञ अग्निकुंड द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया और कथा इसी घटना की साहित्य प्रस्तुति हो। अब हम बात करें ब्राह्मणों से उत्पत्ति की बात करें। सर्वप्रथम D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गुहिल राजपूत जो थे इनकी उत्पत्ति किनसे बताई? नागर ब्राह्मणों से। किसने बताई थी? D.R. भंडारकर ने। ये इंपॉर्टेंट है। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करें। तो सबसे पहले आपसे ये पूछे कि जो राजपूत हैं, जो गुहिल राजपूत है या राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले कौन सा शिलालेख मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख मिलता है। D.R. भंडारकर इनके साक्ष्य के रूप में मिला था। तो इसमें इन्हें क्या बताया? ब्राह्मण विषय बताया। चौहानों को ब्राह्मणी वंश से बताया गया, राजपूतों को ब्राह्मणी वंश से बताया गया है, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। ये ध्यान रखना कि चौहानों की सर्वाधिक जानकारी जो किस शिलालेख में मिलती है? तो ये बिचौलिया शिलालेख में मिलती है। यह आप ध्यान में रखना। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति होने का अकाट्य प्रमाण दिया गया है। तो शिलालेख में जो प्रमाण दिया गया कि राजशेखर जो ब्राह्मण था इसका विवाह अवंती सुंदरी के साथ हुआ था और इनकी संतान जो थी ये ब्राह्मण वंश से हुई थी, उत्पत्ति माना गया चौहानों की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के जो गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेत का वंशज बताया। ये इंपॉर्टेंट है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो प्रश्न आएगा कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ के गुहिलोत को कौन सी जाति का या कौन सी जाति का माना गया? तो नागर जाति का माना गया। ये इंपॉर्टेंट है। और किसके? गुहदेत का वंशज बताया गया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहदेत की संतान ही है। तो इसके पुष्टि का प्रमाण किसने दिया? महाराणा कुंभा की जयदेव के गीत गोविंद की टीका पर स्वीकार किया गया। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि जो इस ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत को मत को नहीं मानता, डॉक्टर दशरथ शर्मा नहीं मानते। ये थोड़ा ध्यान में रखना। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते हैं, इसी कारण भ्रम हो जाता है और राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। अब हम आगे पढ़ें, विदेशों की संतान के बारे में पढ़ेंगे। तो एक मत आता है विदेशों की संतान। राजस्थान के इतिहास के लेखक जेम्स टोड हुए थे, जिन्हें घोड़ेवाल बाबा कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। और राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज थे। तो कर्नल टोड कहते हैं कि राजपूत जो थे एक शक व सीथियन जाति थी, एक विदेशी जाति थी, उनके वंशज थे। टोड ने अग्निकुंड की कहानी का स्वीकार करते हुए, तो ये आप ध्यान रखना, अग्निकुंड की कहानी को स्वीकारा किसने? कर्नल टोड ने भी स्वीकारा। इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका मत यह है कि विदेशी जाति 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारियों के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने इन राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने का तर्क दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। तो टोड ने जो दिया था वह शक जाति का बताया और सीथियन जाति को बताया कि ये लोग
अग्निकुंड के पास पवित्र हुए, पवित्र होने से क्षत्रिय बने। जो तर्क दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। राजपूतों के रीति रिवाज शक व सिथियन और हुणों के मिलती जुलती हैं, जैसे अशव पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि दोनों जातियों की एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार B.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई। स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। ये इंपॉर्टेंट है कि स्मिथ के अनुसार उत्पत्ति कब मानी गई, 8वीं 9वीं शताब्दी में, वो भी हुणों की संतान बताया गया था। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। और राजपूतों की रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि इनके रीति रिवाज शक कुषाणों से आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से भी प्रचलित थी। अश्वमेध यज्ञ का यहाँ से पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों में साक्ष्य प्रमाण होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह स्थापित सत्य है जो कि विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी। उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना लिया और हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं से समाहित कर लिया गया। और डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग से नहीं चल सकती। उनको सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति के काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी रूप में जन्म में हो, लेकिन सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों को, परंपराओं को बनाए रखा। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो राजपूतों की उत्पत्ति। तो हम बाकी का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।